डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। विगत सेमेस्टर्स में आपने मनोविज्ञान पढ़ा, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ा, शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ा, वर्तमान भारतीय सामान्य शिक्षा पढ़ा। इन तमाम विषयों को पढ़ते हुए अब आप चतुर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। जीवन में केवल सैद्धांतिक ज्ञान लेना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता का भी ज्ञान होना चाहिए। और उसी के तहत, क्योंकि आपका लास्ट सेमेस्टर है, आप ज़्यादातर लोग इसके बाद डीएड करने के बाद शिक्षक बनने की कतार में खड़े हो जाएंगे, तो उसके तहत प्रबंधन एवं प्रशासन यह जानना, यह समझना, यह पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप भावी शिक्षक हैं तो शिक्षा के लिए यह जानना जरूरी है कि एक शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता है। ज्ञान प्रदान करना, अपने विषय का विशेषज्ञ होना, जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका ज्ञान होना, विशेषज्ञ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल उससे ही काम चलने वाला नहीं है। आपने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रथम सेमेस्टर में दो शिक्षक जो पढ़े हैं, उसमें एक विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ा है और एक कुशल शिक्षक पढ़ा है। तो विशेषज्ञ शिक्षक जो अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन जो कुशल शिक्षक होता है अपने विषय का विशेषज्ञ होने के साथ साथ उन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, शिक्षण सूत्रों और कौशलों को जानता है, जिसके द्वारा शिक्षण को अधिकतम प्रभावशाली बनाया जाता है। संप्रेषण का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है। एक शिक्षक को कब, कहाँ, कैसे व्यवहार करना है, इसकी जानकारी आवश्यक और अधिगम का उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना। आपने शुरू में ही पढ़ा है, अधिगम का उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो जो कुछ आपने सीखा, लेकिन एक शिक्षक के लिए केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है। ज्ञानम मनुष्य तृतीय नेत्रम कहा गया, ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है, लेकिन केवल ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के साथ साथ संस्कार का होना भी आवश्यक है, संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक है, सभ्यता का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और जब हमारे अंदर ये ज्ञान होगा, ये सभ्यता और संस्कृति होगी, हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा, तभी हम दूसरे को दे सकते हैं। केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो चतुर्थ सेमेस्टर में आज हम लोग संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन पे चर्चा करेंगे, जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उससे ये अपेक्षा की जाती है कि ज्ञान के साथ साथ छात्रों को विचारों, आवश्यक कौशलों, क्षमताओं तथा नैतिक मूल्यों का भी विकास करें। नैतिक मूल्यों का भी, और ये भी कि छात्र संविधान के प्रति अपने आप को आदर करने के लिए तैयार कर सके, अर्थात संविधान का आदर करें। और ये सभी, और हमारे अंदर जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को भी जाने, तमाम कौशलों को ही जाने। केवल सैद्धांतिक ज्ञान न हो, ज्ञान के साथ साथ सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। वर्तमान समय में जहाँ अध्यापन, अध्ययन और शोधन को एक पूर्ण का कार्य समझा जाता है। आप कल्पना करिए, पहली शिक्षा में क्या था? शिक्षक जंगल में रहकर पढ़ाते थे, और उनका उद्देश्य केवल पूर्ण अर्जित करना होता था। और सारे छात्र, वो चाहे राजा के घर के होते थे, चाहे प्रजा के, सब लोग साथ में जाकर पढ़ते थे। तो इसको जहाँ एक पूर्ण माना जा रहा है, वो अध्ययन हो, अध्यापन हो या फिर शोध हो, इन सबको एक पूर्ण का कार्य माना जा रहा है। और वर्तमान समय में विद्यालय द्वारा इन्हें समुचित रूप में मुहैया कराना, समुचित वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है। जान लीबे ने जो
बताई थी ना, शिक्षक, शिक्षार्थी और वातावरण। तो केवल शिक्षक और शिक्षार्थी से काम चलने वाला नहीं है, शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ वातावरण का भी होना आवश्यक है। तो विद्यालय का यह कर्तव्य है कि एक उचित वातावरण उत्पन्न करे, जिससे कि अध्ययन अध्यापन का कार्य सम्यक रूप से चल सके। तो इसी कारण से आज विद्यालय को समाज के आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के लिए अभिभावकों तथा सभी वर्गों के, सभी सामाजिक वर्गों का सहयोग लेना आवश्यक हो गया है, जिससे सभी को समुचित शिक्षा मिल सके। वर्ग भेद को दूर करते हुए, बिना किसी जात, बिना किसी धर्म, बिना किसी संप्रदाय को ध्यान में देते हुए जनतंत्र में सभी के विचारों का आदर और सम्मान किया जाता है और किया जाना चाहिए। जनतंत्र में जन शिक्षा की इसीलिए समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है और इसकी व्यवस्था करना ही आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जनतंत्र में जन शिक्षा, किसी विशेष के लिए कोई भी विशेष शिक्षा नहीं होगी। और वास्तव में आज देखा जाए तो संसार में चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील हो, चाहे अर्धविकसित हो, वो चाहे देश स्तर पर देखिए, समाज स्तर पर देखिए या व्यक्ति स्तर पर देखिए, सुरक्षा के बाद सबसे ज़्यादा जो व्यय करते हैं वो शिक्षा पे ही करते हैं और वास्तव में करना चाहिए। और वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन का आधार शिक्षा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा, समाज और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा, समाज और संस्कृति, आप इसको इस प्रकार से करते हैं। ये शिक्षा है, चलिए, शिक्षा, समाज और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जैसा शिक्षा होगा वैसा ही समाज होगा, जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी, आप ऐसे ही जान सकते हैं। उसके साथ साथ शिक्षा की प्रगति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। जिस प्रकार की शिक्षा होगी उसी प्रकार से राष्ट्र प्रगति करेगा। उत्तम शिक्षा का आधार उत्तम शैक्षिक संगठन और उसके साथ साथ उत्तम प्रशासन में निहित होता है और शैक्षिक प्रशासन ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख आधार है। और ये जो शैक्षिक असमानताएं हैं, इनका निराकरण भी उचित शैक्षिक संगठन और उचित शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही किया जा सकता है। जन शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने हेतु सामूहिक प्रयास आवश्यक है। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जन शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने हेतु पूरे देश की जिम्मेदारी है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें के अनुसार चले और ये उत्तम प्रशासन एवं स्वच्छ वातावरण पर ही निर्भर करता है। और इसी प्रकार शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं को कार्यरत किया जा सकता है। अब शैक्षिक और प्रशासन दो शब्द हैं। तो शैक्षिक क्या है? एजुकेशनल, शिक्षा के लिए, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्टर शब्द, एड और मिनिस्टर दो शब्द हैं। एड और मिनिस्टर, जिसका अर्थ है कार्य करना, सेवा करना, देखभाल करना तथा व्यवस्था, ये तमाम चीज। और इस प्रकार से प्रशासन में शासन और सेवा, शासन और सेवा, केवल शासन नहीं बल्कि शासन प्रशासन है ना, तो प्रउपसर्ग है शासन, शासन करना भी और सेवा करना भी, क्योंकि कर्तव्य और अधिकारों के साथ साथ चलते हैं। अगर हम अपने अधिकारों को जानते हैं तो कर्तव्य को जानना जरूरी है। अगर हम अपने कर्तव्य को करेंगे तो अधिकार स्वतः ही बन जाएंगे। तो इसलिए प्रशासन में शासन और सेवा दोनों ही का समावेश होता है। इस प्रकार प्रशासन को एक सेवा तथा सहयोगी कार्य कहा जाता है। दो चीजें, सेवा भी और सहयोगी कार्य भी कहा जाता है। देखिए, शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आप देखिए, शिक्षा जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक जीवित रहता है हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही और सामान्य प्रशासन का अर्थ व्यवस्था से है।
जिसे मैनेजमेंट कहा जाता है। और इस प्रकार प्रशासन का अर्थ किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों तथा उनकी क्रियाओं के समन्वय से रहता है। यही शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रयास में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिसमें सारे लोग एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय है तो वहाँ प्रबंधक से लेकर के जो व्यवस्थापक है से लेकर के और प्रधानाचार्य, शिक्षक या अन्य शिक्षणेतर कर्मचारी जितने भी हैं, जब सभी लोग और साथ साथ छात्र, जब सभी लोग एक यूनिट के तहत कार्य करते हैं, एक इकाई के तहत कार्य करते हैं, तो विद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर होता है। और अगर अलग अलग कार्य करते हैं तो क्या होता है, विद्यालय प्रगति नहीं कर पाता। ये वस्तुतः विद्यालय के साथ साथ परिवार के लिए भी, देश के लिए भी सभी को समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता होती है। और इसमें जो व्यवस्थापक है उसको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलना एक जिम्मेदारी होती है। और इस प्रकार से यह प्रक्रिया केवल बालकों एवं नागरिकों के विकास से संबंधित नहीं है। जब एक छात्र पढ़ता है तो वो केवल खुद नहीं पढ़ता है, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी जागरूक करता है और नागरिकों और बालकों के साथ साथ प्रौढ़ों एवं समस्त कार्यकर्ताओं के विकास में भी सहायक होती है। जब एक शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में आदान प्रदान करते हैं ज्ञान का, तो केवल छात्र ही नहीं लाभ पाता है, छात्र ही नहीं लाभान्वित होता है, छात्र के साथ साथ शिक्षक भी नए ज्ञान से उत्प्रोत होता है। इस प्रकार से आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। तो शिक्षा प्रशासन का संबंध केवल मानवीय तत्वों से ही नहीं है, वरन विद्यालय के भौतिक तत्वों से भी है। शिक्षा प्रशासन मानवीय और भौतिक दोनों तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। मानवीय से क्या है, मैन पावर, मैनेजमेंट में प्रबंधक से लेकर के और शिक्षणेतर कर्मचारी तक। उसी प्रकार से भौतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत वो चाहे फर्नीचर हो, कमरे हो या अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन सभी का भी होना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनकी योग्यताओं, उनकी प्रतिभाओं, उनकी उपलब्धियों और शैक्षिक समस्याओं से अधिक रहता है। इस प्रकार से इसका संबंध मुख्यतः 3 तथ्यों से रहता है। पहला क्या है, शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करना। सबसे आवश्यक है कि शिक्षा संबंधी जो भी पॉलिसी बनाना है उसको निर्धारण करना, और फिर जो पॉलिसी बनाई गई है, जो नीतियाँ बनाई गई हैं, उनको कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना। केवल योजना बनाकर रखना ही नहीं, बल्कि उनको कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना। और तीसरा क्या है, क्रियान्वित की गई योजनाओं को उचित मूल्यांकन करना, समय समय पर उसमें परिवर्तन करना, समाज के अनुरूप, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप उनमें बदलाव करना। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो नीति का निर्धारण करना, फिर उसको क्रियान्वित करना और समय समय पर मूल्यांकन करना, जो उपयोगी नहीं है उनको समाप्त करना। इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है। अब शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या है और शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाएं, इस पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि आगे क्लास और कुशलतापूर्वक संचालित किया जाए। धन्यवाद।